हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बहुत इजी सा चैप्टर है, इसके कुछ थोड़े बहुत MCQs हैं जो हमें दिए हुए हैं बुक में, हम वो आज डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ये हमें बताना है। टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, तो ये तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है। टू जज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी बोलते हैं जिसको हम पोजीशन ऑफ द फर्म, यस ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू जज द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, यस ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। टू जज द वेरिएशंस इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज, तो ये तो एक लिमिटेशन था जो हमने पढ़ा था कि हर डिफरेंट एंटरप्राइज अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं। इसके कारण हमें दिक्कत आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को प्रॉपरली इफेक्टिवली कंडक्ट करने में। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, पॉइंट नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो क्वेश्चन 2, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो। तो भाई क्रेडिटर्स को क्या मतलब है कि भाई उनका जो पैसा है वो सामने वाली पार्टी जो कंपनी है वो रीपे कर पाएगी या नहीं। ठीक है, मतलब वो क्या देखना चाहते हैं, उसकी सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी देखना चाहते हैं, प्रॉफिट देखना चाहते हैं, एफिशिएंसी देखना चाहते हैं या शेयर कैपिटल। उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने पैसे उनको वापस मिल जाए उससे मतलब है। तो ए क्या आंसर हो जाएगा, लिक्विडिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3, वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो कॉमन साइज मतलब वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल, जितने भी असेट साइड है उसका हर एक आइटम ले लिया, तो टोटल असेट्स का क्या परसेंटेज है वो पर्टिकुलर आइटम, वो पर्टिकुलर असेट, वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट, हर आइटम बैलेंस शीट का हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज या टोटल असेट्स, डेफिनेटली टोटल असेट्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ये हो गया टोटल असेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनामिक। तो हम कौन से एनालिसिस को डायनामिक बोलते थे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को। ठीक है, तो क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक, तो हम स्टैटिक एनालिसिस किसको बोलते थे, वर्टिकल एनालिसिस को भी बोलते थे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड टू नो। वही मैंने जो बताया था अभी कि लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी कितनी है, ये कंपनी की एबिलिटी क्या है कि वो उनको अपनी लाइबिलिटी को मीट कर पाए टाइमली, बेसिकली वो ये इससे मतलब रखते हैं। तो क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू टर्नओवर, नहीं मतलब नहीं है उनको। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, उससे भी मतलब नहीं है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न, यस डेफिनेटली क्रेडिटर्स और सप्लायर्स को सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि फर्म, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी लाइबिलिटीज को टाइमली रीपे कर पा रही है या नहीं। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड ऑफ द सेम फर्म, सेम फर्म। तो याद है इंटर फर्म इंट्रा फर्म हमने डिस्कस किया था। तो जब फर्म अपनी ही प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से अपने आप को कंपेयर कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा फर्म। तो क्या हो जाएगा वो, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ए। वहीं पर एक फर्म सेम इंडस्ट्री में दूसरी जो फर्म है उससे अपने आप को कंपेयर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इनमें से क्या लिमिटेशन नहीं है, इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, यस ये लिमिटेशन है। इंटर फर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो एडवांटेज है। ठीक है, कि आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी लिमिटेशन है। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी लिमिटेशन। तो क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखा कितने इजी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, विंडो ड्रेसिंग ये भी लिमिटेशन है। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड, ये भी लिमिटेशन है। सब्जेक्टिविटी, बिल्कुल सब्जेक्टिव होता है, हर इंसान का अपना नजरिया होता है उस चीज को देखने का, ये भी एक लिमिटेशन है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल, तो यस ये फायदा है, एडवांटेज है, ये लिमिटेशन नहीं है। तो क्लियरली क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसमें से लिमिटेशन क्या है ये बताना है। इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी,
इट जजेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट्स, ठीक है, तो ये हेल्प करता है डेट एनालिसिस में. इट आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन, येस, तो ये भी हेल्प करता है. इट असर्टेन्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, तो बेसिकली आपका वो परसेंटेज एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का कितना हिस्सेदारी है, कितना परसेंटेज है टोटल ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन में, उसको असर्टेन करने में मदद करता है. तो क्लियरली यहाँ पर लिमिटेशन क्या हो जाएगा कि इट इज़ जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो कंपनी ने जो आपको रिपोर्ट दी है बस उसी का स्टडी है, तो ये एक तरीके से लिमिटेशन हो जाएगा, ठीक है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए. समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी ने क्या हुआ, अगर मैनेजमेंट ने कुछ मैनिपुलेशन किया तो आपका एनालिसिस में भी मैनिपुलेशन आ जाएगा, वो उतना इफेक्टिव, उतना ट्रू नहीं होगा, उतना एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है. तो क्लियरली यहाँ पर आपका जो पूरा एनालिसिस है वो कंपनी जो आपको रिपोर्ट्स दे रही है उस पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा लिमिटेशन का क्या हो जाएगा, ए. क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी. चलिए, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं, ठीक है, और हमारा ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यहीं पर कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत इजी चैप्टर था. इसके साथ ही हम आज लेते हैं अलविदा. अभी भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3. तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद. देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन. स्टे ट्यून्ड. गुड बाय.